Good evening, everybody. Welcome to Unacademy. Welcome to Unacademy Foundation and your own channel, Olympiad Corner. And I'm your educator, Priyanka. And I hope I'm audible and visible. Krish, डिस्प्रपोर्शनेशन एंड कॉन्प्रपोर्शनेशन जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं, मतलब रिवर्स है. जैसे कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन का रिवर्स है, वैसे ही डिस्प्रपोर्शनेशन एंड कॉन्प्रपोर्शनेशन ये जो है ये एक दूसरे की रिवर्स हैं. आप देखिए डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या हो रहा था, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट से एक हायर और एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहे थे, और कॉन्प्रपोर्शनेशन में क्या हो रहा है, एक हायर और एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से, एक हायर और एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहे हैं. दिस इज द डिफरेंस. गुड इवनिंग दिव्यायन. कोई बात नहीं बेटा, वी जस्ट स्टार्टेड, यू आर जस्ट ऑन टाइम. चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड. होमवर्क यस, आंसर डी है. ओके चलिए, सो लास्ट क्लास में हमने डिस्प्रपोर्शनेशन एंड कॉन्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बात करी थी. सो हियर हमने क्या कहा था, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, हमने कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करी थी लास्ट क्लास में. एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? विजिबल तो हूँ, ऑडिबल? ठीक है भाई, आई एम ऑडिबल. ऑल राइट. सो यहाँ पे हमने कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करी थी. टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में हमने कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इनकी बात करी थी. फिर हमने डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बात करी थी. हाँ, यहाँ से टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. फिर हमने बात करी थी डिकम्पोजिशन, जो कि हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तीनों तरह से हम डिकम्पोजिशन कराते हैं. उसको फर्दर हम डिकम्पोजिशन की रिएक्शंस की हमने बात करी थी, जो कि एक रिडॉक्स रिएक्शन है. कॉम्बिनेशन भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है. कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन दोनों में ही ऐसा भी होता है कि कुछ रिएक्शंस नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस भी होती हैं. देन लास्ट क्लास इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करी थी. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑलवेज अ रिडॉक्स रिएक्शन. Then here we discussed about double displacement reaction. Now this double displacement reaction is a non-redox reaction, but still we have to study this. क्यों? क्योंकि इसके अंदर एसिड बेसिस टाइट्रेशन होंगे, जो कि रिडॉक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है आगे, राइट? और इसके अंदर जो रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं. फिर जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बन जाए उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं. ये क्लास 10th का पार्ट है, इतना आपको पता होना चाहिए. मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था प्रेसिपिटेट भी क्या होता है. फिर हमने बात करी थी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन जिसके अंदर एक सब्सटेंस इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है और रिएक्शन के बाद वो एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है. और डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए कम से कम उस किसी भी एलिमेंट की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिस्ट करना जरूरी है. सिर्फ वही एलिमेंट्स शो करते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. और इसी की रिवर्स होती है कॉन्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एलिमेंट जो है वो 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है और रिएक्शन होने के बाद वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच जाता है. जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी थी. ये आप देखिए अमोनियम नाइट्राइड दिया हुआ है, जिसमें NH4 अमोनियम जो आयन है उसके अंदर -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है नाइट्रोजन. फिर नाइट्राइड में +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है नाइट्रोजन. और जब रिएक्शन होता है तो एक ऑक्सीडाइज होकर और दूसरा रिड्यूस होकर के नाइट्रोजन बना देते हैं. तो दोनों अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, वन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, द अदर वन इज अंडरगोइंग रिडक्शन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, जो कि गुड इवनिंग शौर्य प्रताप, गुड इवनिंग. चलिए, सो कॉन्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के बाद एक टाइप और बचा है रिएक्शन का जो मुझे आपको डिस्कस करना था. अच्छा, मैंने क्वेश्चन दिया था, चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन के अंदर
हमने कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डू नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एंड वाई। देखिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे वाई पूछा। क्यों? क्योंकि अगर आपसे इस तरह का कुछ देकर के कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो वहां पर आपको उस वाई का रीजन पता होना चाहिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में वो आपको रीजन दे सकते हैं। सो ऑलराइट, यहाँ पे जो हमारे पास आयंस हैं, यहाँ पे जो हमारे पास आयंस है, हमें सबसे पहले क्या निकालना है? हमें सबसे पहले ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है सबके अंदर। सो चलिए जल्दी बताइए, फर्स्ट वाले केस में ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? नहीं भाई दिव्यायन, अभी कहाँ से लास्ट लेक्चर, अभी तो बहुत सारा कुछ बाकी है, अभी तो मिड ऑफ द लेक्चर में, अभी बिल्कुल लास्ट लेक्चर नहीं है भाई, अभी तो काफी सारा इंपॉर्टेंट स्टफ बाकी है। चलिए, हाँ बिल्कुल करेक्ट, +1, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। फर्स्ट वाले के अंदर ब्रोमाइड आयन जो है Br का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +1 है। सेकेंड वाले के अंदर 2 2 4 -1 +3 है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। थर्ड वाले के अंदर ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, और फोर्थ वाले के अंदर ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन? डू नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन यानी कि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, लेकिन पर ब्रोमेट आयन जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो दैट मीन्स वो रिड्यूस तो हो सकता है, वो रिडक्शन तो शो कर सकता है, लेकिन वो ऑक्सीडेशन फर्दर शो नहीं कर सकता। गुड इवनिंग शौर्य प्रताप। हेलो अमन। थैंक यू सो मच शौर्य। हाँ करेक्ट दिव्यायन, ठीक है, बिल्कुल सही। हेलो अमन। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल ली। सो दिस इज नॉट गोइंग टू शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब एक लास्ट टाइप का आपका टाइप ऑफ रिएक्शन बचा है, दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स। इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स। अभी इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स क्या होता है? इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स के अंदर एक रिएक्टेंट में एक ही रिएक्टेंट जो है वो इसमें एक एटम जो है वो उसका ऑक्सीडेशन, इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड द अदर एटम इज अंडरगोइंग रिडक्शन, राइट? वन ऑफ द एटम्स इज अंडरगोइंग oxidation and the other atoms are undergoing reduction. So in this type of redox, reaction, one of the atom is undergoing oxidation while the other atom हाँ खास बात, of the same molecule is undergoing reduction. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे खास बात ये ध्यान रखनी है, ऑफ द सेम मॉलिक्यूल की हमें बात करनी है, ठीक है? हेलो आदित्य, हेलो। नहीं ये सब में होता है दिव्यायन। प्रथमेश, आप बेस से स्ट्रॉन्ग करनी, आप हैं कौन सी क्लास में बेटा? पहले एक बार ये पता चलना चाहिए, ठीक है? आप हैं कौन सी क्लास में, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको किस लेवल से आना चाहिए। बाकी ये जो लेक्चर्स हैं, ये जो लेक्चर्स की सीरीज है NSCJs, इसके अंदर मैंने बेस से ही केमिस्ट्री कवर करी है, जहां पे अगर आप 6th 7th 8th 9th किसी भी क्लास में हैं तो आप वहां से केमिस्ट्री पढ़नी चालू कर सकते हैं। सो वो बेस से ही आपका हायर लेवल तक हम ले जा रहे हैं इसको, ठीक है? ये हर रिडॉक्स में होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यस दिव्यायन ऑब्वियसली, लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं अगर सेम मॉलिक्यूल है तो। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अरे वेट दिव्यायन, अभी कंप्लीट कहाँ हुआ है, रुको, यहाँ देखो एग्जाम्पल KClO3
अभी इसको अगर हम हीट करें तो हमको मिलता है KCl प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, KCl प्लस ऑक्सीजन। अब पोटेशियम तो यहाँ पे क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा रहने वाला है, ठीक। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो 3 2 6, 6 -1 5, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5 है, यस सुनो, +5 है, बोलो, ठीक है, +5 है, राइट। अब यहाँ पे -1 है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। सो यहाँ पे हम कह रहे हैं क्लोरीन +5 से -1 में गया है, तो क्लोरीन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है। और अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है -2 से 0 में गया है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अब देखो क्या ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल से आ रहे हैं क्या, नहीं, ये दोनों ही चीजें दोनों ही एक ही मॉलिक्यूल में है। देखो एक ही यूनिट है हमारे पास, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हमने क्या कहा, इफ वन ऑफ द एटम इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, सो क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड द अदर एटम ऑफ द सेम मॉलिक्यूल इज अंडरगोइंग रिडक्शन। सो यहाँ पे क्लोरीन का +5 में से -1 जाने में रिडक्शन हो रहा है। इससे पहले हमने जो पढ़ी थी उसके अंदर डिस्प्रोपोर्शनेशन, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करी थी। फिर हमने जब कॉम्बिनेशन पढ़ा था, आप देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, देखो इसीलिए हमारे पास पूरा यहाँ सामने ही है। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, दो अलग अलग ऑक्सीडेशन, दो अलग अलग एलिमेंट्स थे, वो एक कंपाउंड बना रहे थे और उसमें उनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था, करेक्ट, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही हो रहा था, दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में, -4 0, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है, अलग अलग मॉलिक्यूल है, कॉम्बिनेशन। अगला देखो डिकॉम्पोजिशन, एक ही सब्सटेंस है, यहाँ पे एक ही सब्सटेंस है, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, डिकॉम्पोजिशन के थ्रू ऐसा हो रहा है। और ये साथ में एक इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन, इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स भी है, ठीक है। सो यहाँ पर भी ऐसा हो रहा था। देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके अंदर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स थे, राइट, दो अलग अलग, मतलब एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है, इसके अंदर रिडॉक्स हो रहा है, दो अलग अलग स्पीशीज हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर नॉन रिडॉक्स है, तो इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन में एक कंपाउंड है लेकिन वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जा रहा है, ठीक है, एक ही कंपाउंड है लेकिन उसके एलिमेंट्स अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहे हैं, इंटरमीडिएट से हायर और लोअर में जा रहे हैं, एक ही एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। डिस्प्रपोर्शनेशन। कॉन्प्रपोर्शनेशन इसका ठीक रिवर्स था जिसकी हमने बात करी। फिर आ रहे हैं हम इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स। ये भी रिडॉक्स का बेसिकली एक टाइप है जिसके अंदर देखिए क्या होता है, रिडॉक्स को हम दो बेसिक अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक इंट्रामोलिक्यूलर और एक इंटरमोलिक्यूलर। इंटरमोलिक्यूलर में दो मॉलिक्यूल्स या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। इंट्रामोलिक्यूलर जो कि एक बिल्कुल बेसिक टाइप है, उसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल में से एक एटम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा रिड्यूस हो रहा है, दूसरा एटम सेम ही मॉलिक्यूल का, दैट्स इट। इससे ज्यादा हाँ वो हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये वाला टाइप पहचानना था आपको, ठीक है। ये एक अलग टाइप का क्लासिफिकेशन है, इंटरमोलिक्यूलर रिडॉक्स एंड इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स, दैट्स इट, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्लियर है दिव्यायन? ओके ओके, ठीक है, चलो गुड, ऑलराइट। सो आज हम जो शुरू करेंगे, आज हम शुरुआत करेंगे कहाँ से, आज हम शुरुआत करेंगे जो हमने पहले बात करी थी, चैप्टर का नाम है क्या है भाई, रिडॉक्स, ठीक है। सो आज हम शुरुआत करेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से, ठीक है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अभी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस होता क्या है, ठीक है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है कि जब भी कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, मान लीजिए रिएक्शन हो रही है, एक A प्लस B गिव्स C प्लस D, ठीक है। सो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है कि ये जितनी भी रिएक्शन हो रही है, इन सब के अंदर जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके इक्विवेलेंट्स एक दूसरे के बराबर होंगे, राइट, और जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनके इक्विवेलेंट्स भी एक दूसरे के बराबर होंगे।
क्या मतलब है इस बात का, मैं आपको लिख देती हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। इक्विवेलेंस ऑफ ए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और आज से फॉलोइंग सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहां से कोर कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। इक्विवेलेंस ऑफ बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंस of C is equal to equivalence of D। तो जब भी कोई रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर जितने भी रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके इक्विवेलेंट्स एक दूसरे के बराबर होंगे। अब आपका अगला सवाल होगा कि मैम ये इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। तो इक्विवेलेंट्स को समझने के लिए मैं एक सिंपल एनालॉजी की बात करती हूँ, ठीक है। एक सिंपल एनालॉजी, बिल्कुल सिंपल एनालॉजी। मान लीजिए आपके पास एक फोन है, आईफोन है, ठीक है, 1 लाख रुपीज का आईफोन है, राइट। अब आपका एक फ्रेंड है, वो कहता है मेरे पास ये सैमसंग का फोन है 20,000 का, तू मुझसे एक्सचेंज कर ले। भाई फोन तो फोन है, तू मेरा फोन ले ले, मैं तेरा फोन ले लूं। तो आप क्या कहोगे, ना 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 ना, मेरा फोन आईफोन है, तेरा फोन जो भी है, मेरा फोन लाख रुपए का फोन है और तेरा फोन 20,000 का फोन है। सो इट हैज डिफरेंट वैल्यूज, ऑल्दो बोथ आर फोन्स, बट उनकी वैल्यूज डिफरेंट है। सो आप कहोगे भाई तेरा फोन खरीदने के लिए तेरे को 20,000 रुपए लगेंगे, लेकिन तेरे को अगर मेरा फोन खरीदना है तो तेरे को 5 बार अपने फोन वाली वैल्यू देनी पड़ेगी। यानी कि एक आईफोन के बराबर सैमसंग के कितने 20,000 के सैमसंग के कितने फोन्स लगेंगे, 5। दैट मीन्स 5 टाइम्स आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, 5 टाइम्स आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा किसके लिए, एक आईफोन खरीदने के लिए। तो एक आईफोन का इक्विवेलेंट कितने हो गए, 5 इक्विवेलेंट्स हो गए सैमसंग के, राइट, 5 टाइम्स। तो आपने यहाँ पे क्या किया, दोनों हैं फोन, लेकिन दोनों की मार्केट वैल्यू डिफरेंट है। यानी कि कोई ट्रांजैक्शन आपको करना हो, कोई ट्रांजैक्शन आपको इस तरीके का करना हो, तो आप क्या करोगे, बोलेगा 5 सैमसंग के फोन दे, तब मेरे एक आईफोन की वैल्यू बराबर, तब मेरे एक आईफोन के इक्विवेलेंट होंगे वो, राइट। अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन करना हो तो एक आईफोन के बराबर 5 सैमसंग वाले 20,000 के सैमसंग वाले फोन्स इक्विवेलेंट होंगे। तो यहाँ पे कोई रिएक्शन हो सो यहाँ पे उसका इक्विवेलेंट सेम होना जरूरी है। कोई रिएक्शन हो रही है तब इसी चीज को हम इक्विवेलेंट कहते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई रिएक्शन होती है तो यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बी एंड दैट शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ सी एंड दैट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ डी। यानी कि हमेशा ये जब भी रिएक्शन होती है, ये रिएक्टेंट्स जो है अपने इक्विवेलेंट्स के बराबर इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में ही रिएक्शन करते हैं, राइट, इक्विवेलेंट्स के सेम रेशियो में ही रिएक्शन करते हैं। सो सबके इक्विवेलेंट्स जो हैं वो बराबर होते हैं। मुद्दे की बात ये है। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि इक्विवेलेंट्स क्या होता है। देखिए इक्विवेलेंट्स जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, मगर आपके दिमाग में छोटा सा आइडिया बन जाए इस चीज को लेकर के तो वही जरूरी है। बस सब ऊपर से गया, कोई बात नहीं, फिर कोशिश करते हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तुम एक आईफोन लाए हो, मैं उसी एग्जाम्पल पे उसी पे स्टिक करती हूँ। एक आईफोन कितने का लाओगे बताओ, 1 लाख रुपए का एक आईफोन लाए, ठीक है, राइट। अब आप अपने दोस्त से उसको एक्सचेंज तो नहीं कर लोगे ना, क्यों, क्योंकि उसका फोन 20,000 रुपए का है। सो आपके आईफोन को खरीदने के लिए उसको 20,000 के कितने सैमसंग के फोन लाने पड़ेंगे, 5। तो आपका एक आईफोन और उसके 5 सैमसंग के फोन इक्विवेलेंट तब होंगे ना जाके। क्या एक आईफोन एक सैमसंग के फोन के बराबर है? 1 लाख रुपए का फोन और एक 20,000 रुपए का फोन बराबर है? नहीं है ना। तो जब भी कोई रिएक्शन होती है तो यहाँ पे उनके इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल में अगर हम आईफोन्स की बात कर रहे हैं, हम पैसों के मामले में बात कर रहे हैं, तो आपको उनकी मॉनेटरी वैल्यू सेम करनी पड़ेगी ना। आपको 5 टाइम्स सैमसंग के फोन की वैल्यू देनी पड़ेगी एज टू मेक इट इक्वल टू द आईफोन वैल्यू। बात समझ आ रही है?
हाँ बिल्कुल, लास्ट लाइन यही है, ABCD के इक्विवेलेंट्स जो हैं आपस में इक्वल होंगे। अब इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? श्रेयांश पहले बेटा अपन ये वाला चैप्टर खत्म कर लें, स्टोइकियोमेट्री, that means mole concept and redox. This forms the major part of the paper. It forms the major part of the syllabus, major part of the paper. तो पहले हम इसको अच्छे से कर लें। अरे दिव्यायन, तुम तो रिएक्शन करवाने लग गए फोन के बीच में भाई। यस, समझ सकते हो ऐसा, ठीक है। ओके, वैभव नहीं, क्या नाम है, विवेक, गेमिंग जोन 3 दिन बाद कंटिन्यू करोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले मुझे लगता है पीरियोडिक टेबल शुरू करना चाहिए, देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी पहले इस चैप्टर को खत्म करिए सबसे हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है वैभव, हाँ वैभव, यस वैभव, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट, आप अपना टेस्ट निपटाओ, लेकिन साथ साथ अपना डे प्लान करो, टेस्ट का फटाफट फिनिश करके, यूनिट टेस्ट चल रहे हैं तो आप टेस्ट का फटाफट फिनिश करके फिर एक बार तो कम से कम स्पीड में एक बार प्लीज बी इन टच विद द टॉपिक्स, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो जाएगा, ठीक है। तो आप बी इन टच, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने करी हैं पहले, तो आप कोई बात नहीं, टेस्ट तो करने ही हैं स्कूल के, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस इन अ केमिकल रिएक्शन, इक्वल इक्विवेलेंस ऑफ each reactants will react as well as, यहाँ पे क्या लिखा हमने, क्या बात करी, A के इक्विवेलेंट्स B के बराबर होंगे। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है कि इन अ केमिकल रिएक्शन, in a chemical reaction, in a chemical reaction, equal equivalents of each reactants will react as well as equal equivalents of each products will be formed. So in general हम कह सकते हैं कि equivalence of A will be equal to equivalence of B will be equal to equivalence of C and will be equal to equivalence of D. तो आपको equivalence का मतलब बस यहाँ पे इतना समझ में आना चाहिए कि इनके बीच में कुछ रिलेशन है, किसी तरीके से, किसी एक पर्टिकुलर मेथड से इनके बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं जिनसे ये एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। इस तरीके से जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तब हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जब हम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करते हैं तब हम रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते हैं, राइट। चलिए अब फाइंड आउट करते हैं कि हम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे। इक्विवेलेंट्स जिनको पहले ग्राम इक्विवेलेंट्स भी कहा जाता था, इक्विवेलेंट्स या फिर ग्राम इक्विवेलेंट्स भी कहा जाता था। ओके, सो इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट करने का तरीका है कैसे, नंबर ऑफ, एक मिनट, एक सेकेंड, क्या हुआ, हाँ बिल्कुल, आप जब तक ये डेफिनेशन एक सेकंड कॉपी करिए।
इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट करने का तरीका है मास और गिवन mass of substance upon equivalent weight of substance. अब ये equivalent weight of substance क्या होता है, इसको हम क्लियरली लिख लें, equivalents, नहीं तो आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस मतलब मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, जिसकी भी बात कर रहे हैं सब्सटेंस इन द अंडर कंसिडरेशन, मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन एन फैक्टर। अब मुद्दे की बात आती है, ये एन फैक्टर क्या है। ये जो एन फैक्टर है यही सबसे इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट है जो हमें यहाँ पे करना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट है जिसपे बेस्ड पूरा रिडॉक्स आपका चलेगा। नाउ ये जो एन फैक्टर है इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं जिनके बारे में आज और कल एंड द फॉलोइंग क्लासेस में हम बात करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले हम देखते हैं, हम इसको समझते हैं यहाँ हो क्या रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, मास ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि जो गिवन मास है, मास ऑफ अ सब्सटेंस स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने मोल कॉन्सेप्ट में ये नोटेशंस यूज करी थी, ठीक है। मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस विल गिव यू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। अब यहाँ पे कह रहे हैं हम इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन एन फैक्टर, ठीक है, मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए मैं मोलर मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर कर दूं, ठीक है। सो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मुझे यहाँ क्या दिखेगा, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एन फैक्टर। तो यहाँ से आपको कुछ याद आता है, भूले बिसरे दिन, ठीक है। यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, ये जाना पहचाना सा लग रहा है। देखो ये क्या बोल रहा है हमको, इक्विवेलेंट्स इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, ठीक है। तो हमको यहाँ से दो फॉर्मूले मिल गए हैं इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने के। इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एन फैक्टर, सॉरी ये तो मोल्स हो गया, एक फॉर्मूला है मोल्स इनटू एन फैक्टर, ठीक है। और एक क्या फॉर्मूला मिला है हमको, और एक क्या फॉर्मूला मिला है हमको इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने का, मास ऑफ सब्सटेंस इनटू अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे कैलकुलेट करने में इक्विवेलेंट्स आपको बार बार ये चीज काम में आने वाली है, ठीक है, आपको बार बार काम में आएगा। यस यस एब्सोल्युटली करेक्ट दिव्यायन, नंबर ऑफ मोल्स, ये आपको कॉन्सेप्ट बार बार काम में आने वाला है, ठीक है। सो यहाँ से हमको क्या मिल गया है, यहाँ से हमको नंबर ऑफ मोल्स बीच में पिक्चर में आ गए हैं। मोल्स यानी कि अब हम यहाँ पे इसको कई तरीके से बहुत सारे टाइप ऑफ रिएक्शंस में इसको फर्दर हम यूज कर सकते हैं। सो हियर वी हैव टू फॉर्मूलाज ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ इक्विवेलेंट्स, राइट। अब ये इक्विवेलेंट्स अगर हम सोल्यूशन में देखें, ठीक है, अब ये क्या था, ये तरीका था कंसेंट्रेशन निकालने। जैसे हम नॉर्मली क्या बात करते हैं, हम मोल्स की बात करते हैं जब हम कैलकुलेशंस कर रहे थे अभी तक। अब हम एक और कंसेंट्रेशन टर्म है दैट इज नॉर्मेलिटी, एक और कंसेंट्रेशन टर्म्स है। हमने मोल्स निकाले थे और उसके बाद जब हमने मोल्स इन सोल्यूशन की बात करी थी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज व्हाट दैट इज मोलारिटी। इसी तरह से इक्विवेलेंट्स को जब हम लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं उसकी कंसेंट्रेशंस, तो हम बोलते हैं उसको नॉर्मेलिटी,
ठीक है। सो यहाँ पे एक और कंसेंट्रेशन टर्म इंट्रोड्यूस होती है, इसका नाम है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, व्हाट इज दिस नाउ? इसको कैसे डिफाइन करते हैं? सो नॉर्मेलिटी क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, number of equivalents in 1 liter of solution. In 1 liter of solution, number of equivalents in 1 liter of solution को हम बोलते हैं normality. Now normality के लिए हम क्या बोलेंगे? number of equivalents. क्या बोला हमने? number of, फॉर्मूला क्या हो गया इसका? अगेन इसका फॉर्मूला वही हो गया जैसे हमने मोलारिटी का करा था, number of equivalents upon volume of solution, volume of solution in liters, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अभी इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला हमने क्या निकाला? देखो इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला हमने कैसे निकाला? मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ऐसे ही निकाला। या फिर हम कहें मोल्स इनटू एन फैक्टर, तो मोल्स into n factor upon volume of solution, volume of solution in liters। तो हमको यहां से क्या दिख रहा है? यहां से हमको मोल्स ये दिख रहा है। सो यहां से हमको यहां से हमको एक और चीज मिल जाती है, एक और फॉर्मूला मिल जाता है, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, हमको एक फॉर्मूला मिल जाता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। और अगर हमको डायरेक्टली कैलकुलेट करनी है तो वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स यानी कि गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, और गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एन फैक्टर। ठीक है, ऐसे पूरा मतलब कैलकुलेशन में आप वही फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ आपके लिए इलेबोरेटली, ताकि आपको कैसे भी कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आए। तो गिवन मास इसको हम ऊपर ले जाएंगे इनटू एन फैक्टर बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये खास बात है, इन लीटर्स बात करनी है सॉल्यूशन की। ठीक है, सो ऐसे भी आप नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, और मोलारिटी अगर दी गई है तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप नॉर्मेलिटी यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मेलिटी आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, अब ये तो हो गई नॉर्मेलिटी और मोलारिटी की बात। ठीक है, सो अगर मैं कहूँ आपसे इस फॉर्मूले पे आइए, इस फॉर्मूले के अंदर चलते हैं। यहाँ पे हमको क्या दिया है इस फॉर्मूले में? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स, कैसे लिखा है? ई, इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। सो यहाँ से हमने जो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो हमने मोलारिटी के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया था, उल्टा यूज करने का, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला डिराइव किया था। क्या था फॉर्मूला? मोलारिटी इज इक्वल टू एन बाई वी। सो हमने एन कैलकुलेट करने के लिए एम इंटू वी किया था। सिमिलरली यहाँ पर भी हम यही करेंगे। इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है, इस एन को उठा के वी से मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ऑफ लीटर्स विल ऑल्सो गिव अस इक्विवेलेंट्स। ठीक है, सो यहाँ से हमको 2-3 चीजें मिल गई हैं। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, मैं वापस सम अप कर देती हूँ। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने बात क्या करी थी एक बार देखते हैं। हमने बात करी थी इक्विवेलेंट्स की, और उससे पहले हमने बात करी थी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है कि जब भी कोई रिएक्शन होगी तो उसके अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं उनके इक्विवेलेंट्स जो हैं वो इक्वल होंगे,
और जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनके भी इक्विवेलेंट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। इक्विवेलेंट्स भी एक कंसेंट्रेशन टर्म्स को में एक कंसेंट्रेशन टर्म को कैलकुलेट करने का तरीका है ना, और उसको हम कैलकुलेट करते हैं किसी एक मेथड से। सो इसके अंदर हमने उस मेथड की बात करी है कि किस तरीके से हम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करते हैं। जैसे मोल्स हैं, मोलारिटी के केस में मोल्स हैं, उसी तरह नॉर्मेलिटी के केस में इक्विवेलेंट्स हैं। कंसेंट्रेशन टर्म कितने इक्विवेलेंट्स वाटर किसी सोल्यूशन में डिसॉल्व है, कंसेंट्रेशन टर्म्स हम डिफाइन कर रहे थे। अभी तक हमने जब मोल कॉन्सेप्ट पहला पार्ट पढ़ा था, मोल वन पढ़ा था, उसके अंदर हमने कंसेंट्रेशन टर्म बात करी थी मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज मोलारिटी। इसी तरह से जब हम कंसेंट्रेशन, एक और कंसेंट्रेशन टर्म है नॉर्मेलिटी, उसे डिफाइन करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो वही इक्विवेलेंट्स हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, वही इक्विवेलेंट्स हमें ये बता रहे हैं कि कितना एक रिएक्टेंट कितने दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है और कितना प्रोडक्ट बना रहा है, उसके लिए हमें इक्विवेलेंट्स की जरूरत है। सो यहाँ पे हम वही इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं और इक्विवेलेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। अब यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ अ सब्सटेंस, जो भी मास दिया गया है क्वेश्चन में, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट या सब्सटेंस। सो m बाय इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन का रेशियो किसके साथ, उसके n फैक्टर के साथ, ठीक है। उसका n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर अलग अलग नाम से अलग अलग बुक्स में आपको लिखा मिलेगा, राइट। सो मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन इट्स वैलेंसी फैक्टर। सो n फैक्टर बेसिकली हमें गिवन m बाय m। अब इक्विवेलेंट्स के अगर फॉर्मूले को हम पूरा फिट इन करें टुगेदर, उसको सब्स्टिट्यूट कर दें सारी वैल्यूज, तो हमको क्या मिलता है, गिवन मास बाय मोलर मास हमको देता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमको एक रिलेशन मिल जाता है मोलारिटी यानी कि मोल्स और n फैक्टर के बीच, मोल्स और इक्विवेलेंट्स के बीच में। सो मोल्स व्हेन मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर गिव अस द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। सो यहाँ पे हमने एक और फॉर्मूला हमने देखा था, जो शुरुआत हमने करी थी कि 2 फॉर्मूले हमको मिल गए हैं इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने के। given mass by equivalent weight will give us equivalents and moles into n factor will also give us the number of equivalents। आगे बढ़ते हैं, इक्विवेलेंट्स इन सोल्यूशन की बात करी, कंसेंट्रेशन टर्म इन सोल्यूशन की बात करी हमने कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितने इक्विवेलेंट्स हैं, दैट इज आवर नॉर्मेलिटी, दैट इज द नॉर्मेलिटी। सो नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, और फिर हमने यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करी है। अगर देखें कैलकुलेशन कैसे करते हैं, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब यहाँ पे हमने एक और चीज लिखी, हमने बस वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमको फॉर्मूला जो मिलेगा नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने का, वो ये मिलेगा। इन्हीं वैल्यूज को जब हमने यहाँ पे हमने मोल्स ढूंढे थे, तो यहाँ पे आप देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमने क्या निकाले थे, मोल्स इनटू n फैक्टर। अब मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स वुड गिव अस व्हाट, इट विल गिव अस द मोलारिटी। सो यहाँ पे मोलारिटी निकल के आ गई। मैं इसको पूरा मोलारिटी लिख देती हूँ ताकि आपको इसमें क्लैरिटी रहे कि हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है, मोलारिटी इनटू n फैक्टर, ठीक है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर, और नॉर्मेलिटी को हम यहाँ कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, n फैक्टर। अब ये हमने निकाला था किसके अंदर, लीटर्स के अंदर। अगर हमको यहाँ पे वॉल्यूम जो है मिलीलीटर्स में दी गई हो, अगर वॉल्यूम हमको मिलीलीटर्स में दी गई हो, सो यहाँ निकलेंगे मिली इक्विवेलेंस, ठीक है, यहाँ निकलेंगे मिली इक्विवेलेंस। सो कहाँ चला गया भाई, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ये रही इक्विवेलेंस। अगर हमको यहाँ हमने इक्विवेलेंस से फॉर्मूला निकाला था, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल गिव यू इक्विवेलेंस। इसी फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो आपको मिलेंगे मिली इक्विवेलेंस। मिली इक्विवेलेंस इज इक्वल टू
नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर। सो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं मिली इक्विवेलेंस। उससे आप कर सकते हैं एक बार थैंक यू मोक्ष, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, सो इन फॉर्मूलेज को हम पहले एक नीट पेज पे ले आए एज रिक्वेस्टेड बाय दिव्यायन। आप देखो यहाँ पर तो फॉर्मूले आपको क्लियर हैं, और यहाँ से अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आपने नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, एक फॉर्मूला हमने ये लिखा, ठीक है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन mass of a substance upon equivalent weight into क्या आ जाएगा यहाँ, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। इसी चीज को हम यहाँ पे गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, अगर मिलीलीटर में है तो ऊपर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक फॉर्मूला ये हो गया। और नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ये लिखा था। तो यहाँ से हमको निकल के आया था नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू, यहाँ से हमने इक्विवेलेंस का फॉर्मूला डिराइव किया था। इक्विवेलेंस इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। और इसी बात को अगर आपका इक्विवेलेंस का एक और फॉर्मूला था, नॉर्मेलिटी इनटू, यहाँ पे हमको मिली इक्विवेलेंस मिल रहे थे, मिली इक्विवेलेंस कब बोलते हैं हम इनको, जब हमारे पास वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में होती है। दिस इज इट, राइट, दिस इज इट। चलो भाई, ठीक है, आई थिंक सारे फॉर्मूले कवर हो गए, कुछ छूटा नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, एन फैक्टर, ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये वाले पेज से भी आपको फॉर्मूलेस, ये वाला तो आई थिंक वेरी क्लियर है, ठीक है। चलो, वेरी गुड, ओके। सो अब आप बेसिकली यहाँ क्या देख रहे हैं, अब आप बेसिकली यहाँ देख रहे हैं एक टर्म है, अननोन टर्म सा है, जिसको हम बार बार एन फैक्टर कह रहे हैं। कहाँ गया, दिस इज आवर एन फैक्टर। सो अब हर क्वेश्चन में किसी भी सब्सटेंस का हमको एन फैक्टर कैलकुलेट करना है। किसी भी क्वेश्चन में हमको एन फैक्टर की जरूरत है। अगर हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है, हमें इक्विवेलेंस निकालने हैं, तो हमें एन फैक्टर की जरूरत पड़ने वाली है। सो एन फैक्टर क्या है, इस पे आज हम बात करेंगे। इसी पे किसी भी सब्सटेंस के एन फैक्टर को कैलकुलेट करने की बात करेंगे। एन फैक्टर को कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। हर सब्सटेंस के लिए एक अलग अलग मेथड होता है एन फैक्टर को कैलकुलेट करने का। डिपेंड करता है वो सब्सटेंस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो भी उसका अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग एन फैक्टर हो सकता है, राइट। सो यहाँ पे आपको एन फैक्टर समझने की जरूरत है। All right, हाँ, n factor, yes Krish, so we are going to calculate the n factor। n factor क्या होता है, आप देखो यहाँ पे हम किसी नंबर से उसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे n फैक्टर चाहिए तो n फैक्टर इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, मोलर मास को डिवाइड कर रहे थे, मोलर मास को डिवाइड कर रहे थे n फैक्टर से, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए आप देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट, इसको कैलकुलेट करने के लिए प्रीवियस स्लाइड में हमने फॉर्मूला लिखा था एन फैक्टर का, राइट। एन फैक्टर कैलकुलेट करना ही पड़ेगा।
सो हमें एन फैक्टर की यहाँ बेसिकली जरूरत है, ठीक है। चलो अब बिगिन करते हैं विद एन फैक्टर। एन फैक्टर, सो एन फैक्टर क्या है? एन फैक्टर क्या है? एन फैक्टर, एन फैक्टर वो नंबर है जिससे हम मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करने वाले हैं। अब एन फैक्टर जो है ये हमें कई तरीके से कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या लिख रहे हैं, ऑलराइट, ठीक है। सो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, सो इट डिपेंड्स कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा सब्सटेंस जो है वो क्या नेचर शो कर रहा है और किस तरीके से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। सो यहाँ पे एन फैक्टर जो है, किसी भी एक सब्सटेंस का एन फैक्टर अलग अलग हो सकता है, तो हमें यहाँ पे उसकी रिएक्शंस देखनी है। बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिस के बारे में, जो कि यहाँ पे एसिडिटी बताते हैं। क्या कहा मैंने? एसिडिटी ऑफ अ बेस। अब पहले मैं आपको ये समझा दूं एसिडिटी क्या होती है बेस की। देखिए बेसिस क्या होते हैं? बेसिस आर ऑल दो सब्सटेंसेस। बेसिस क्या होते हैं? ये एसिड बेसिस सॉल्ट्स में यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ, जो क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, उसके बाद ये टॉपिक क्लियर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ बीच में एसिड बेसिस सॉल्ट्स क्लास 10th वाला इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। बेसिस क्या होते हैं? ऑल दो सब्सटेंसेस विच गिव OH ion in water when dissolved in water. According to Arrhenius, bases are those substances which when dissolved in water release OH ion. ठीक है, तो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग हमने बेसिस की डेफिनेशन ये दी। अब यहाँ पे एक और क्लासिफिकेशन है बेसिस का, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH आयन रिलीज्ड। तो हम कहेंगे बेसिस की एसिडिटी क्या है? एसिडिटी क्या है? मतलब एसिडिटी क्यों कह रहे हैं? एसिडिटी ऑफ अ बेस, एसिडिटी ऑफ अ बेस क्यों कह रहे हैं? एसिडिटी ऑफ अ बेस क्यों कह रहे हैं? एक मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस, वन मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस can neutralize how many molecules of an acid containing only one H plus ion, ठीक है। यानी कि आप देखो, पहले एग्जांपल देखो, मोनो एसिडिक बेस एग्जांपल, कितने H प्लस आयन देगा? एक बेस का मॉलिक्यूल कितने कितने OH आयंस देगा, ठीक है, कितने OH आयंस देगा? मोनो एसिडिक बेस लाइक NaOH will give like KOH like ammonium hydroxide will give only one OH ion, that is a monoacidic base, ठीक है, monoacidic base, right? ऐसे डाई एसिडिक बेस यानी कि CaOH होल ट्वाइस, यानी कि कितने OH आयन देगा? एक मॉलिक्यूल बेस का कितने OH आयन देगा? 2 OH आयन देगा। सो दैट्स डाई एसिडिक बेस। नेक्स्ट कम्स ट्राई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस। सो यहाँ पे जैसे हम कह सकते हैं AlOH होल थ्राइस, सो ये क्या है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कितने, एक मॉलिक्यूल कितने OH आयंस दे रहा है? 3 OH आयंस दे रहा है। तो हम कह रहे हैं कि इन बेसिस की एसिडिटी क्या है, राइट? सो सोडियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी क्या है? 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी क्या है? 2। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी क्या है? 3, राइट? सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे एन फैक्टर कैलकुलेट करने में ये टर्म्स आपके यूज में आएंगे। ये टर्म्स क्लास 10th में पढ़ा दिए जाते हैं। सो मैं आपको वो टर्म्स यहाँ साइड में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। एसिडिटी ऑफ अ बेस मतलब एक मोनो एसिडिक, एक सिंगल हाइड्रोजन कैरी करने वाले, जैसे HCl मान लेते हैं। HCl कितने H प्लस आयन देगा? एक ही देगा। हम ऐसे ही एसिड की बात करें, एक HCl के मॉलिक्यूल को NaOH के कितने मॉलिक्यूल्स न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? एक, ठीक है। अगेन डाई एसिडिक बेस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने एसिड के मॉलिक्यूल, HCl की ही बात कर रहे हैं, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने HCl के मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है? 2। तो इसकी एसिडिटी क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की? 2। एक मॉलिक्यूल AlOH होल थ्राइस का कितने HCl लगेंगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए? 3। सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी क्या है? 3। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। एसिडिटी मतलब अभी क्लियर है या अभी रिपीट करूं?
देखिए नाउ द कॉम्प्लेक्स पार्ट इज स्टार्टिंग, सो यू नीड टू आस्क, अगर दिक्कत हो रही है तो आप पूछो, ठीक है? अभी क्लियर है क्या? एसिडिटी ऑफ, ओके, एसिडिटी ऑफ अ बेस मीन्स, एसिडिटी ऑफ अ बेस मीन्स कि कितने एसिड के मॉलिक्यूल्स को एक बेस का मॉलिक्यूल न्यूट्रलाइज कर सकता है, ठीक है? HCl की बात तो मैं बार बार इसलिए कर रही हूं क्योंकि उसके पास एक H+ आयन है, ठीक है? कितने मोनोबेसिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को एक बेस का मॉलिक्यूल न्यूट्रलाइज कर सकता है? आप देखो NaOH जब रिएक्शन करेगा HCl के साथ तो कितने मॉलिक्यूल्स लगेंगे? एक ही मॉलिक्यूल लगेगा और यहां बन जाएगा NaCl प्लस H2O। सिमिलरली जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो कितने मॉलिक्यूल्स लगेंगे? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा और HCl बनाएगा। सो यहां देखो बैलेंस कर दी इक्वेशन, H2O बनाएगा, सॉरी H2O बनाएगा, ठीक है? तो कितने मॉलिक्यूल्स लगे? एक बेस का एक मॉलिक्यूल है, सो उसकी एसिडिटी क्या है? कितने एसिड के मॉलिक्यूल्स को वो न्यूट्रलाइज कर सकता है? एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल दो HCl के मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हम क्या कहेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी क्या है? 2। सिमिलरली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कितने HCl के मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज करेगा? AlCl3 बनाएगा, AlCl3 बनाएगा, AlCl3 बनाएगा और वाटर बनाएगा। एसिड बेस रिएक्शन है, सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। सो यहाँ पे एक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तीन HCl के मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो हम कह रहे हैं इस बेस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी क्या है? 3। आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको पूरा समझो, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड्स के फॉर्मूले नहीं आते मैम? नजील, कंपाउंड्स के फॉर्मूले नहीं आते ये बेटा? ये तो मैं लिखवा रही हूँ एसिडिटी, दिव्यान लिखवा रही हूँ एसिडिटी की डेफिनेशन। कंपाउंड्स के फॉर्मूले तो बेटा हमने जब स्टोइकियोमेट्री पढ़ी थी, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, मोल कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंदर मैंने सारी वैलेंसीज आपको, फॉर्मूला मेकिंग सब वहाँ सिखाया है। तो वहाँ पे आपको कंपाउंड्स का, आप उसमें देखेंगे उस टॉपिक में आपको कंपाउंड्स के फॉर्मूले बनाने को मिलेंगे, राइट? उसके अंदर हमने बहुत सारे फॉर्मूले बनाए हैं और काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया है कंपाउंड्स के फॉर्मूले बनाने के लिए, ठीक है? आप पहले वहाँ से करो, आपका अगर छूट गया है तो वहाँ से पहले आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ो, इसको बाद में करना, पहले वो करो, उसके बिना ये नहीं हो पाएगा, ठीक है? वो ज़रूरी है इसको समझने के लिए। चलो, सो एसिडिटी की डेफिनेशन अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नंबर ऑफ एसिडिटी ऑफ अ बेस, पहले तो एसिडिटी ऑफ अ बेस, इसको इरेज कर दें, एक्सप्लेनेशन पार्ट था ये। आप यहाँ सिंपल लैंग्वेज में लिखो तो नंबर ऑफ OH ions released per molecule of a base, ठीक है? एसिडिटी ऑफ अ बेस, n फैक्टर। सबसे पहले हम एसिडिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। एसिडिटी किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? फॉर अ बेस के लिए कैलकुलेट करते हैं। किसके लिए? बेस के लिए, किसी भी बेस की एसिडिटी। सो आपको अगर किसी बेस की एसिडिटी निकालनी हो, n फैक्टर निकालना हो, n फैक्टर या n फैक्टर, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे
क्या होता है n फैक्टर, कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो यहाँ पे आप इक्विवेलेंट वेट, सॉरी n फैक्टर नहीं, इक्विवेलेंट वेट निकालना हो आपको किसी भी बेस का, तो आप कैसे, हम ये यूज किसके लिए कर रहे हैं? हम ये यूज कर रहे हैं इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए। इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ बेस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ अ बेस, मोलर मास ऑफ बेस, यहाँ लिख दूं, बेस की बात कर रहे हैं, अपॉन एसिडिटी of a base, upon acidity of a base। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास यहाँ पे NaOH है, ठीक है, इसमें अगर मैं देखूं तो NaOH है, तो NaOH का जब डिसोसिएशन होगा, NaOH को मैं अगर वाटर में डालूंगी, NaOH का डिसोसिएशन होगा, सो Na कैसे आयोनाइज होगा? Na प्लस और OH माइनस कैसे आयनाइज होगा? Na प्लस और OH माइनस, तो ये कितने OH माइनस दे रहा है? 1। कितने OH माइनस दे रहा है? सिर्फ एक OH माइनस आयन दे रहा है। सो हम कहेंगे कि इसकी एसिडिटी कितनी है? 1। कितनी है इसकी एसिडिटी? 1। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लूं, तो जब ये वाटर में डालने पे आयनाइज होगा, सो ये कितने OH आयंस देगा? 2। तो हम क्या कहेंगे? इसकी एसिडिटी कितनी है? 2। सिमिलरली इफ वी हैव एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये जब रिएक्शन, इसको जब हम पानी में डालेंगे और ये OH आयंस देगा, तो ये कितने OH आयंस देगा? ये कितने OH आयंस देगा? 3 OH आयंस देगा, ठीक है। सो जब ये आयनाइज होगा तो ये 3 OH आयंस देगा। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयंस कितने हैं इसके अंदर? 3। कितने हैं? 3। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयंस कितने हैं इसके अंदर? 3। सो इसलिए इनकी एसिडिटी कितनी है? 1, 2 एंड 3। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यस, एग्जैक्टली, इसका मतलब एसिडिटी ऑफ अ बेस इज n फैक्टर। तो ये n फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए ही हम बता रहे हैं कि एसिडिटी, अगर आपके पास कोई आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके अंदर अगर आपको बेस दिया गया है, तो बेस के लिए आपको उसका n फैक्टर निकालना होगा, उसकी नॉर्मेलिटी या उसकी मोलैरिटी या आगे के कैलकुलेशंस करने के लिए कितना रिडॉक्स हो रहा है, उसके अंदर आपको उसका n फैक्टर कैलकुलेट करना होगा। तो n फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए उस बेस की एसिडिटी या बेसिसिटी कितनी है, ठीक है, वही बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो अब मुझे बताइए आप n फैक्टर ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बताइए। अगर आपको रिएक्शन नहीं दी गई है, तब आप कैसे बताएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का n फैक्टर क्या है? आपको यहाँ रिएक्शन नहीं दी गई है और आपसे पूछा गया है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का n फैक्टर बताइए। n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? जितने आपको उसके पास OH आयन दिख रहे हैं आप बता देंगे यहाँ पे कि इसके पास इसकी एसिडिटी है 1। एसिडिटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज 1। अब देखिए आगे थोड़ा सा, एक और रिएक्शन लिख रही हूं मैं यहाँ पे, जिंक हाइड्रोक्साइड। इसका रिएक्शन जब HCl से होता है, तो मान लीजिए हमको यहाँ पे क्या मिलता है? हमको यहाँ पे एक सॉल्ट मिलता है ZnOHCl और प्लस वाटर का मॉलिक्यूल मिल जाता है, ठीक है। इस केस में आप थोड़ा सा एक बार मुझे देख करके बताइए, इस केस में जिंक हाइड्रोक्साइड बेस की एसिडिटी क्या है? जल्दी से बताइए, जिंक हाइड्रोक्साइड बेस की एसिडिटी क्या है? जल्दी से बताइए। इसके इस इक्वेशन में, इस रिएक्शन के अंदर आपको जिंक हाइड्रोक्साइड बेस की एसिडिटी क्या है? नहीं दिव्या, नो नो नो, बस यही आपका ध्यान दिलाना था मुझे।
ये जो हमने सीखा था ये एक बेस कॉन्सेप्ट था। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और चीज मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी बीच में कि एसिडिटी को, इसी एसिडिटी को हम एक और तरीके से डिफाइन करते हैं। ये तो हो गया ए पार्ट। इसी को हम एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। कितने H प्लस आयन रिप्लेस कर रहा है? नंबर ऑफ, हम मोल्स के टर्म्स में बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन टेकन अप बाय 1 मोल ऑफ बेस, 1 मोल ऑफ बेस। आप देखो यहाँ पे इस जिंक हाइड्रोक्साइड के पास 2 OH आयंस हैं, लेकिन इसने रिप्लेस कितने किए? सिर्फ एक ही तो किया है। देखो सिर्फ एक ही H प्लस आयन तो रिप्लेस हुआ है, OH आयन तो रिप्लेस हुआ है यहाँ पे। यानी कि सिर्फ ये जो जिंक हाइड्रोक्साइड था OH एंड OH, HCl के, अब ये एक ही OH तो गया है यहाँ से और इसकी जगह Cl आ गया है। देखो ZnOH एंड Cl और यहाँ बन गया आपका H2O। तो कितने H प्लस आयंस गए यहाँ से? कितने, सॉरी OH आयंस गए? एक ही OH आयन गया है। सो हम क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयंस। ठीक है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयंस तो 2 थे, लेकिन गया कितना है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर? सिर्फ एक OH आयन गया है। सो इस केस में मैंने आपसे इसीलिए कहा कि एक सब्सटेंस अलग अलग तरीके से, उसके एन फैक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन में उसने किस तरीके से, मतलब किसी रिएक्शन में वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे उसके पास 2 OH आयन देने की कैपेसिटी है, लेकिन इस रिएक्शन में उसने सिर्फ एक OH आयन दिया है, इसलिए उसका एन फैक्टर, जिंक हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर उसका एन फैक्टर ओनली 1 है, राइट? इसलिए उसका एन फैक्टर यहाँ पर 1 है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, इसलिए आपको ये रिएक्शन देखने की जरूरत है और यहाँ पे इसका एन फैक्टर जो है, एन फैक्टर कितना है? एन फैक्टर इज 1, एन फैक्टर ऑफ ZnOH होल ट्वाइस here in this reaction. Make this very clear. In this reaction it is 1. हाँ, हेलो आदित्य, हाँ बोलिए बेटा, क्या क्वेश्चन है? देखिए यहाँ पे एन फैक्टर क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयंस, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयंस की हम बात कर रहे हैं। तो बेस के पास कितने रिप्लेसेबल OH आयंस हैं? आप देखो कितने थे। हमने 3 तरीके की बात करी, NaOH, CaOH होल ट्वाइस, AlOH होल थ्राइस। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास कितने रिप्लेसेबल OH आयंस थे? सिर्फ एक। तो उसकी बेसिसिटी, सॉरी उसकी इस बेस की एसिडिटी कितनी है? ओनली 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी कितनी है? 2। Why? Because it has 2 replaceable OH ions. And aluminium hydroxide की एसिडिटी, बेसिसिटी कितनी है? 3, because it has got 3 replaceable OH ions. अब ये तो क्लासिफिकेशन करा था हमने और हमने नॉर्मल रिएक्शंस में देखा कि वहां पे उनकी जितने रिप्लेसेबल OH आयंस हैं उतनी उनकी एसिडिटी है। लेकिन किसी रिएक्शन में अगर सिर्फ एक ही OH आयन रिप्लेस हो रहा है, उस केस में हम रिप्लेसेबल OH आयंस की ही बात कर रहे हैं शुरू से। सो इस केस में जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, जिंक हाइड्रोक्साइड में से सिर्फ एक OH आयन रिप्लेस हुआ है रिएक्शन होने में, तो अभी भी इसके पास सिर्फ एक OH आयन है। तो कितने रिप्लेस हुए? एक। इसलिए इस रिएक्शन में जिंक हाइड्रोक्साइड की का एन फैक्टर 1 है। H प्लस आयन लिया है तभी तो वाटर बनाया है। H प्लस आयन लिया है तभी तो वाटर बनाया है। OH ने एक H प्लस आयन लिया है ना। कितने H प्लस आयन लिए दिव्यायन? अगर H प्लस आयन नहीं लिया होगा तो वाटर कैसे बनता? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है ना, एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, टेकन अप मतलब ये OH आयन कितने H प्लस आयन ले रहा है दिव्यायन? आई होप इट इज क्लियर। एसिड बेस रिएक्शन है जिसमें OH आयन के साथ H प्लस आयन कंबाइन हो रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। ओके, फाइन फाइन, चलो ठीक है।
चलो बताओ, अब एक और बेस की हम बात करते हैं, ये इससे रिलेटेड हो गया, तो एक और बेस की हम बात करते हैं। देखिए मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगी ताकि आपको यहाँ पे बात समझ में आए, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ बेस नहीं कुछ भी ऐसे आ सकता है। तो आप यहाँ पे बताओ, यहाँ पे एक रिएक्शन मैं आपके सामने लिख रही हूँ, अब आप मुझे बताना कि पहले तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे बेस कौन है, पहले तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे बेस कौन है, और यहाँ पे जो बेस है, जो भी बेस है उसकी एसिडिटी क्या है। पहले मुझे बताओ यहाँ बेस कौन है। मैंने एक सिंपल रिएक्शन लिखी है आपके सामने, एसिड बेस रिएक्शन है। पहले बताओ बेस कौन है। करेक्ट। क्यों कह रहे हैं मुझसे बेस? मेटल को बेस पसंद है, मेटालिक ऑक्साइड बेस बनाती है, मेटल को बेस पसंद है, तो मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। सो यहाँ पे यस टिया एब्सोल्युटली करेक्ट। नो बेस? अरे नहीं दिव्यायन, बेस है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही तभी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, ठीक है, बेस है। सो इट इज Na2O। अब मुझे इस Na2O की आप क्या बताओगे? बेसिसिटी, एसिडिटी बताओ। इस बेस की एसिडिटी बताओ, इस बेस की एसिडिटी बताओ। कैसे बताओगे? चलो लेट मी सी हाउ यू कैन मूव अबाउट दिस क्वेश्चन। नंबर ऑफ H+ आयन टेकन अप से बताइए, कोशिश करिए। नंबर ऑफ H+ आयन टेकन अप, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखो बेस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, एसिड बेस रिएक्शन है, वाटर के अंदर ही होगी। सो जैसे आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे, ये क्या बनाएगा? NaOH बनाएगा, HCl और NaCl एंड वाटर, ठीक है। तो कितने रिप्लेसेबल OH आयन आ रहे हैं? एक, ठीक है। और हम कहें H+ आयन कितने आ रहे हैं, तो OH, एक OH है तो एक ही H+ आयन लेगा। यस यस एब्सोल्युटली करेक्ट। क्रिश, ये मेटालिक ऑक्साइड है, मेटालिक ऑक्साइड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे, आयनिक रिएक्शन है, एक्वस सॉल्यूशन में ही होगी। मेटालिक ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो बेस बनाती है। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, करेक्ट। पानी में डिसॉल्व करने पर NaOH आया, एक्वस सॉल्यूशन, पानी में डिसॉल्व करने के बाद NaOH आया। दिस इज व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। ये आयनिक रिएक्शन है, पानी में डिसॉल्व करने पर ही होगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड मेटालिक ऑक्साइड्स को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब वो बेस बनाती हैं। ये आयनिक रिएक्शन है, वाटर में ही होगी। HCl भी हमारे पास एक्वस है, Na2O भी हमारे पास एक्वस होगा। Na2O को जैसे ही पानी में डालोगे, मेटालिक ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर फॉर्म्स बेस। डू यू रिमेंबर दिस? दिस इज वेरी बेसिक, ठीक है। तो यहाँ से हमें NaOH आ गया। तो ये छोटी छोटी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, तब जाके आप यहाँ पे ये बड़े कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे, ठीक है। NaOH यहाँ से आया। चलिए, आपको आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। अब एक और क्वेश्चन हम इसमें करते हैं। लेट मी सी इफ यू कैन क्रैक दिस इक्वेशन। इसके अंदर मुझे बताइए, इसके अंदर मुझे बताइए कि बेस तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है, जो एसिड नहीं है वो बेस है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे इसकी इस बेस की एसिडिटी क्या है, इस बेस की एसिडिटी क्या है? एसिडिटी ऑफ दिस बेस, एसिडिटी ऑफ दिस बेस। वन है? नहीं, चेक करो चेक करो। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, वो यहाँ यूटिलाइज होगा। देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती तो क्या बनता? ये दो कंपाउंड्स हैं, इनके बीच में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती, Na2CO3 प्लस HCl विल फॉर्म, डबल डिस्प्लेसमेंट कराएं तो ये बनाएगा NaCl प्लस H2CO3 बनाएगा ये। और ये जो H2CO3 है, दैट इज कार्बोनिक एसिड, this is unstable, this is unstable at room temperature, so it breaks down into H2
and CO2. It breaks down into, it decomposes to H2O and CO2. अब मुझे बताओ कि यहाँ पे इसने कितने H प्लस आयन एक्सेप्ट किए, बताओ। इस रिएक्शन को बैलेंस करो, देखो एक सोडियम कार्बोनेट ने कितने HCl के साथ रिएक्शन किया NaCl, H2O एंड CO2 बनाने के लिए। रिएक्शन को बैलेंस करिए, आपको बैलेंस करते ही आपका जवाब मिल जाएगा। एक Na2CO3 ने 2 HCl कंज्यूम किए, राइट। एक Na2CO3 ने, एक सोडियम कार्बोनेट ने 2 HCl के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे वाटर फॉर्म किया है। इसलिए यहाँ पे इसकी एसिडिटी क्या है, इसकी एसिडिटी है हियर 2, और इसके अंदर हमने एसिडिटी निकाली थी, इसकी एसिडिटी और एन फैक्टर हमने कितना निकाला था, 1। ठीक है, बात समझ में आई? यस करेक्ट। चलिए, सो आपको एसिडिटी ऑफ अ बेस समझ में, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल से हम इसमें अमोनिया का नेचर क्या होता है? अमोनिया का नेचर बेसिक नेचर होता है। अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, ठीक है। अमोनिया कैसी होती है? बेसिक इन नेचर होती है। अब आप देखो, इस अमोनिया के पास क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अमोनिया के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे एक H प्लस आयन एक्सेप्ट करके क्या बना रही है? अमोनियम आयन बना रही है कि नहीं बना रही है? बना रही है। हमने यहाँ पे एक और डेफिनेशन से हम जा सकते हैं। हमने कहा कि H प्लस आयन एक्सेप्टर, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन एक्सेप्टर को भी हमने यहाँ पे क्या कहा था? बेस कहा था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन एक्सेप्टेड को भी हमने बेस कहा था। देखो, अभी हमने कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन टेकन अप। तो क्या अमोनिया बेसिक है नेचर में? यस, अमोनिया बेसिक है नेचर में। इट इज एक्सेप्टिंग H प्लस आयन। सो यहाँ पे इट इज टेकिंग अप, यस। कृष क्या नहीं समझ में आया? और दिव्यांग को समझ आ गया, पर कृष को क्या नहीं समझ में आया? ऐसे बेसिस को हम कहते हैं लुईस बेसिस। क्या होते हैं लुईस बेसिस? वेट, इसको कंप्लीट करते हैं फिर चलते हैं पिछले वाले क्वेश्चन पे। लुईस बेसिस वो होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको पिछले क्लासेस में समझाया था कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर्स क्या होते हैं? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देखो, अमोनिया के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ शेयर्ड हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, तो हम उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अमोनिया जब H प्लस आयन के साथ कंपाउंड बनाता है तो उसे अपना एक लोन पेयर दे देता है। सो सिंस इट इज गिविंग lone pair of electrons to the hydrogen ion, so it is acting as a base. Here it is acting as a Lewis base. So यहाँ पर again basic nature show करता है अमोनिया. So again donor of lone pair of electrons, that is why it is showing basic nature. अब इसकी basicity क्या है? अभी हमने देखा था number of H plus ion accepting, ठीक है। इसी तरह और भी बेसिस होते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे और भी बेसिस होते हैं। एक और बेस होता है जैसे कि अमीन्स। इन जनरल हम उन्हें RNH2 लिखते हैं, ठीक है, RNH2 लिखते हैं। इनके पास भी लोन पेयर होता है। इसी तरह हमारे पास और बेस होता है एक एनिलीन C6 एनिलीन। क्या हुआ? C6H5NH2। ये क्या होता है? देखो, घबराओ मत इसको देख करके। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेंजीन रिंग,
ठीक है। बेंजीन रिंग में यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है, वो हटके यहाँ पे NH2 ग्रुप लग गया है, सो इसको हम कहते हैं एनिलीन। सो दिस इज एनिलीन। सो इनके अंदर भी एक और हम इसी को अगर इलैबोरेट करें तो इथाइल अमीन या मिथाइल अमीन, राइट, इथाइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप्स लगे होते हैं। तो क्या, लेकिन मैम वो तो एसिडिटी हाँ तो एसिडिटी ही बताइए, ये बेसिस हैं, बेसिस ने जितने H+ आयन एक्सेप्ट कर लिए वो उनकी एसिडिटी है, राइट। यहाँ पे अमोनिया ने कितने H+ आयन एक्सेप्ट किए, एक H+ आयन, सो ये उनकी एसिडिटी है, ठीक है। यही बात करिए दिव्यांग, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर जैसे मेरे पास मान लीजिए इथाइलिन डायमीन है, CH2 NH2 CH2 NH2, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये दो H+ आयन एक्सेप्ट करे, राइट, ये दो H+ आयन एक्सेप्ट करे, राइट, बेसिसिटी है या एसिडिटी, अरे बेस की एसिडिटी होती है, एसिड की बेसिसिटी होती है, इट गोज रिवर्स, इट गोज रिवर्स, बेसिसिटी नहीं है ये, बेस की एसिडिटी है, बेस की, मैंने कहीं लिखा है क्या बेसिसिटी, एसिडिटी होती है भैया, बेस की एसिडिटी, मैंने कुछ कहीं पर भी नहीं लिखा है बेटा ऐसा, एसिडिटी ऑफ अ बेस, देखो acidity of a base, here also acidity of a base and acidity of a base, everywhere I've written acidity of a base। अच्छा मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी, ठीक है, ओके ओके ओके, चलो। सो यहाँ पे ये इथाइलिन डायमीन है, इसमें दो H+ आयन एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो यहाँ एक H+ आयन यहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा, एक H+ आयन एक्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा, ये बनाएगा H3 CH2। तो ये सायरन आज तो पता ही नहीं क्या चाह रहा है, हूटर, ठीक है। अब ये लोन पेयर अपना डोनेट करके एक एक H+ आयन एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। तो यहाँ पे अब बताओ इसने कितने H+ आयन एक्सेप्ट किया, आप देखो इस NH2 ग्रुप ने एक H+ आयन इधर एक्सेप्ट किया, इस NH2 ग्रुप ने एक H+ आयन इधर एक्सेप्ट किया, इसने बना लिया NH3 प्लस इधर एंड इधर, राइट, CH2 NH3 प्लस एंड इधर भी NH3 प्लस, कितने H+ आयन एक्सेप्ट किए, दो H+ आयन। सो इस ग्रुप की बेसिस, इस बेस की एसिडिटी कितनी हुई, इसकी एसिडिटी कितनी हुई, इसकी एसिडिटी कितनी हुई, 2, राइट, बस यही समझाना था आपको। और इसकी एसिडिटी कितनी हुई, एसिडिटी कितनी है, 1। अमोनिया की एसिडिटी कितनी, कितने H+ आयन उसने एक्सेप्ट किए, बाय एक्सेप्टिंग अ लोन पेयर एक H+ आयन, सो उसकी एसिडिटी है 1। और यहाँ पर अमीन्स में इन्होंने दो H+ आयन एक्सेप्ट कर लिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में उसने दो H+ आयन एक्सेप्ट कर लिए, इसलिए इसकी एसिडिटी 2 है। ऑल राइट, सो किसी भी रिएक्शन के अंदर कितने H+ आयन एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो आज हमने एसिडिटी में क्या क्या देखा। पहले तो हमने समझा एसिडिटी ऑफ अ बेस क्या होती है, एसिडिटी ऑफ अ बेस इज कितना, नंबर ऑफ OH रिप्लेसेबल OH आयंस रिलीज्ड बाय अ बेस, एक बेस का मॉलिक्यूल कितने OH आयन रिलीज कर रहा है, ये उसकी एसिडिटी है, राइट। उसके हिसाब से हमने मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक, ट्राई एसिडिक बेसिस देखे। देन एसिडिटी ऑफ अ बेस, नंबर ऑफ OH आयन रिलीज या रिप्लेसेबल OH आयंस। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ अ बेस कैसे निकालते हैं, मोलर मास ऑफ द बेस बाय एसिडिटी ऑफ अ बेस। सो हमें हर रिएक्शन के अंदर किसी एक बेस की अलग अलग रिएक्शंस के अंदर एसिडिटी डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर से अलग अलग नंबर ऑफ OH आयंस रिप्लेस हो सकते हैं। सो यहाँ हमने एक जनरल बात देखी थी जिसके अंदर 1, 2 या 3 एसिडिटी थी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमने एक और कॉन्सेप्ट देखा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ आयन टेकन अप बाय 1 मोल ऑफ बेस। सो हमने देखा जिंक हाइड्रोक्साइड के पास ऑलरेडी 2 OH आयंस हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक रिप्लेस हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन के अंदर जिंक हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी जो है वो 1 है, राइट। उसका N फैक्टर यहाँ जो निकल के आ रहा है वो 1 निकल के आ रहा है। प्रोसीडिंग फर्दर, मैंने आपको कुछ और एग्जाम्पल्स दिए
मेटालिक ऑक्साइड जिनका नेचर बेसिक होता है, हमको ऐसे बेस सिर्फ OH 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 वाले नहीं होते हैं, और भी बेसिस होते हैं। मेटालिक ऑक्साइड जिसका नेचर बेसिक होता है, वो जब रिएक्शन करती है H+ आयन से, सो हम यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस। आप देखो H+ आयन जो एक्सेप्ट किए एसिड से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ आयंस टेकन अप बाय 1 मोल ऑफ अ बेस, कितने H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा है, किस लिए करेगा भाई, बेस H+ आयन किस लिए एक्सेप्ट करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराने के लिए। किस लिए एक्सेप्ट करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराने के लिए एक्सेप्ट करेगा। सो इस बेस को आपको समझाने के लिए मैंने इसको आपको ये समझाया क्या, कि कोई भी मेटालिक ऑक्साइड जब हम पानी में डालते हैं तो वो NaOH डिसॉल्व हो जाएगी, राइट, और वो आयंस देगी। तो यहाँ पे मैंने क्योंकि एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड का लिया था, सोडियम ऑक्साइड को जैसे आप पानी में डालेंगे वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगी और क्या बनाएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करके कितने H+ आयन रिप्लेस करेगा, एसिड में से कितने H+ आयन लेगा वाटर बनाने के लिए, एक। देखो यहाँ पे एक H+ आयन ले रहा है, इसलिए सोडियम ऑक्साइड की एसिडिटी क्या है, 1, राइट, उसकी एसिडिटी क्या है, 1। अगेन यहाँ पे आप देखो सोडियम कार्बोनेट के केस में हमने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट वो HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है और वाटर बना रहा है। सो 1 मोल सोडियम कार्बोनेट, 1 मोल सोडियम कार्बोनेट। अब इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस कर दें तो ये रिएक्शन हो गई है बैलेंस। 1 मोल सोडियम कार्बोनेट कितने H+ आयन ले रहा है वाटर बनाने के लिए, आप देखो 1 मोल सोडियम कार्बोनेट, एक सोडियम कार्बोनेट का मोल, यहाँ पे 2 मोल्स HCl में से जितने हाइड्रोजन थे सारे के सारे कहाँ चले गए, कार्बोनेट के साथ चले गए, राइट। तो ये जितने कितने गए, 2 मोल्स, कितने गए, 2 मोल्स। आप देखो ये इसका रेशियो कितना है, 1:2 है। इसको रिवर्स अलग तरीके से मैंने क्या समझाया था आपको, सॉरी, सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन करके सोडियम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा, NaCl और H2CO3 बनाएगा। H2CO3 डिकम्पोज हो जाता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में एट Stp, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कितने, अगर एसिड के टर्म्स में अगर आप देखोगे तो अब आपको यहाँ पे 2 हाइड्रोजन क्लियरली दिख रहे हैं जो कि आपको इसकी एसिडिटी को समझाते, ठीक है। मैंने इसको आपको एसिड बेस रिएक्शन डायरेक्टली करके भी दिखाया था और ये बात समझाई थी कि जब भी रिएक्शन होती है तब अगर कार्बोनिक एसिड बन रहा है तो वो डिकम्पोज हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी कार्बोनेट्स का रिएक्शन एसिड्स के साथ होता है तो प्रोडक्ट में हमें सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्यों मिल रहा है, क्योंकि H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड Stp पे अलग अलग हो जाता है, वो एक कंपाउंड बना नहीं रहता, वो डिकम्पोज हो जाता है, राइट। सो आई होप आपको ये बात इतनी क्लियर हुई होगी। यहाँ पे नहीं, लॉग की जरूरत नहीं है, दी एस्पायर बेटा, लॉग की जरूरत नहीं है। बेटा एग्जाम में ये तो शुरुआत है, ऐसे भी आते हैं और उसके अलावा भी आते हैं जिसको हम आगे की क्लासेस में करेंगे। सो दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग रिडॉक्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं इसमें पूरा टाइम दे रही हूँ कि आप इसे अच्छे से समझो और आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। इसके आगे हमने एक और टाइप के बेसिस पढ़े, लुईस बेसिस। लुईस बेसिस क्या होता है, विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। तो आप देखें कि यहाँ पे अमोनिया जो है उसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करा H+ को और एक्सेप्ट कर लिया उसको H+ को। सो यहाँ पे हमें मिला अमोनियम आयन। सो कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेट किए, 1, या कितने H+ एक्सेप्ट किए, 1, इसलिए उसकी एसिडिटी या एन फैक्टर अमोनिया का 1 है। सिमिलरली अमीन्स की अगर हम बात करें, अमीन्स कौन सा ग्रुप होता है, RNH2। ये R क्या है, ये अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। ये आप हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा क्या होता है, वो मैं पढ़ाऊंगी लेटर, ठीक है। तो ये R रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोकार्बन्स को और NH3 में से एक हाइड्रोजन हटके ये R ग्रुप लग गया है, राइट, दैट्स अमीन्स। सो अमीन्स के अंदर से अगेन आप देखो नाइट्रोजन है और उसके ऊपर क्या है, एक लोन पेयर। सो नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड दैट इज द बेसिस एसिडिटी ऑफ द बेस। सो इधर हमारे पास एनालीन है C6H5NH2, मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया एनालीन का। इस नाइट्रोजन के पास भी क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर देगा, जितने लोन पेयर दे सकते हैं वही उनकी एसिडिटी है, राइट, वही उनका एन फैक्टर है।
तो यहाँ पे एक रिएक्शन भी करके दिखाई थी आपको। सो इसके अंदर 2 H प्लस आयन, क्योंकि एक मोल ने 2 H प्लस आयन एक्सेप्ट किए, या एक मोल ने दो लोन पेयर्स दिए, एक लोन पेयर यहाँ से, एक लोन पेयर यहाँ से। सो दैट इज वाई इनकी बेसिसिटी, सॉरी इनकी एसिडिटी क्या आया, इनका एन फैक्टर क्या निकल के आया, ठीक है। इनका एन फैक्टर निकल के आया 2। चलो ओके, ऑल राइट। तो आज की क्लास हम यहीं एंड अप करते हैं, और आप चलिए आप इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। आप इस बेसिसिटी एसिडिटी एन फैक्टर इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके आइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।